इस एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां पर पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। सिस्टम हमारे ज़ोंग के ऊपर थंडर का हमला कर देता है, लेकिन हमारा ज़ोंग जो कि उस ब्लैक फ्यूनिक्स से चिपक गया होता है, जिसके वजह से वो थंडर का हमला उस ब्लैक फ्यूनिक्स को भी लग जाता है, जिसके वजह से ब्लैक फ्यूनिक्स और हमारे ज़ोंग को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। और उस थंडर के वजह से जो ब्लैक फ्यूनिक्स के ऊपर उसने प्रोटेक्टिव बैरियर बना रखा होता है वो भी टूटने लगता है। फिर हमें उस थंडर के इम्पैक्ट खत्म होने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस थंडर के वजह से ब्लैक फ्यूनिक्स को ज्यादा कुछ तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके ऊपर जो बैरियर था वो खत्म हो जाता है, जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर हमें ज़ोंग को दिखाया जाता है जिसकी की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, लेकिन वो सिस्टम से कहता है कि इस बार तुमने कुछ ज्यादा ही कर लिया, लेकिन आखिरकार तुमने उसके जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसे तो तबाह कर दिया। इतना कहने के बाद जो ज़ोंग है वो सिस्टम के पास से एक प्रोटीन लिक्विड को ले लेता है जो कि 10 मिनट के लिए तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है उसे डबल कर देगा। उस प्रोटीन को लेने के बाद जो ज़ोंग है उस प्रोटीन को ले लेता है, जिसके वजह से जो ज़ोंग की स्ट्रेंथ है वो 2 गुना बढ़ जाती है। हमारे ज़ोंग को खड़ा होता हुआ देखकर जो ब्लैक फ्यूनिक्स है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने दांत पीसते हुए हमारे ज़ोंग से कहता है कि मैं तुम्हें आज यहीं पर जिंदा जला दूंगा। लेकिन तभी ज़ोंग काफी तेजी के साथ आते ही उस ब्लैक फ्यूनिक्स को एक मुक्का मारता है और लगातार उसके ऊपर मुक्का मारना शुरू कर देता है कि तभी ब्लैक फ्यूनिक्स भी हमारे ज़ोंग के ऊपर एक मुक्का मारता है, जिसके वजह से ज़ोंग है वो खिसकते हुए पीछे चला जाता है। हमारे ज़ोंग को पीछे खिसकाने के बाद जो ब्लैक फ्यूनिक्स है वो हमारे ज़ोंग से कहता है कि क्या तुमने सच में ऐसा सोचा कि मेरी प्रोटेक्टिव लेयर को डिस्ट्रॉय करने के बाद तुम मुझे हरा सकते हो? लेकिन मेरी जो फिजिकल बॉडी है वो अभी के समय के लिए बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज के पावर को अनलीश कर सकता है। इतना कहने के बाद वो ब्लैक फ्यूनिक्स अपने ब्लैक फायर का इस्तेमाल करते हुए हमारे ज़ोंग के ऊपर हमला कर देता है। उस ब्लैक फायर को अपने तरफ आता हुआ देखकर ज़ोंग भी फिर से एक ताली बजाता है, जिसके वजह से उस ताली के अंदर से जो प्रेशर निकलता है उस प्रेशर के वजह से जो ब्लैक फ्यूनिक्स की फायर उसकी तरफ बढ़ रही होती है वो हवा में ही गायब हो जाती है, जिसे देखने के बाद वो ब्लैक फ्यूनिक्स काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर हमें सिस्टम को दिखाया जाता है जो कि ज़ोंग से कहता है कि जितने की तुम्हारी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से तुम सिर्फ डायट्री ट्रांसफॉर्मेशन लेवल से कम लेवल वाले पर्सन को काफी आसानी से हरा सकते हो, लेकिन तुम अगर डायट्री ट्रांसफॉर्मेशन लेवल वाले आदमी के साथ लड़ाई करोगे तो वो काफी ज्यादा चैलेंजिंग होगा, यानी कि उसे हराना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। ये सुनने के बाद ज़ोंग सिस्टम से कहता है कि तुम्हें पता था कि मैं कभी भी डायट्री ट्रांसफॉर्मेशन लेवल वाले पर्सन को नहीं हरा सकता हूँ, फिर भी तुमने मुझे वही मिशन दिया जो कि करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। तभी हमें उस ब्लैक फ्यूनिक्स को दिखाया जाता है जो कि अपने डिवाइन फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हमारे ज़ोंग के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखने के बाद ज़ोंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि तभी उस ब्लैक फ्यूनिक्स का हमला सीधा आकर हमारे ज़ोंग से टकरा जाता है। लेकिन उस हमले को इस्तेमाल करने की वजह से ब्लैक फ्यूनिक्स की भी काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है, लेकिन उसे ये जरूर यकीन था कि उस हमले से हमारा ज़ोंग बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा। लेकिन ब्लैक फ्यूनिक्स ने जैसा सोचा होता है बिल्कुल भी वैसा नहीं होता, बल्कि उसके हमले के वजह से हमारा ज़ोंग का सिर्फ सर दर्द कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद ब्लैक फ्यूनिक्स पूरा सदमे में चला जाता है। फिर जो सिस्टम है वो हमारे ज़ोंग से कहता है कि तुम में और तुम्हारा जो अपोनेंट है उसके बीच में जो स्ट्रेंथ का डिफरेंस है वो काफी ज्यादा, इसीलिए ये सिस्टम तुम्हें कोई हिंट देगा। इतना कहने के बाद सिस्टम हमारे ज़ोंग को मैप में एक लोकेशन दिखाते हुए कहता है कि यहाँ पर 6th लेवल वाले डेमन एम्परर के बॉडी पड़ी, अगर तुम उसे पाने में कामयाब हो जाते हो तो सिस्टम को अपग्रेड करने की जो कंडीशन है वो पूरी हो जाएगी। सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए तुम्हें जो कुछ भी करना पड़े वो करो। उस जगह के लोकेशन को देखने के बाद हमारा ज़ोंग काफी तेजी के साथ उस लोकेशन की तरफ जाने लगता है। उसे इस तरह से भागता हुआ देखकर जो ब्लैक फ्यूनिक्स है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, चिल्लाते हुए उससे कहता है कि तुम बिल्कुल एक कॉकरोच की तरह हो, आखिर तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, तुम मर क्यों नहीं जाते? इतना कहने के बाद जो ब्लैक फ्यूनिक्स है वो उस बॉडी के अंदर से बाहर निकलते हुए अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, और जैसा कि उसका नाम है उसी तरह से वो भी पूरी तरह से एक ब्लैक फ्यूनिक्स है। फिर हमें ज़ोंग को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ उस 6th लेवल वाले डेमन एम्परर के बॉडी के पास लगभग पहुंच ही गया होता है, लेकिन जैसे हमारा ज़ोंग उस बॉडी के और भी ज्यादा करीब पहुंचने वाला होता है कि तभी उसके पीछे से वो ब्लैक फ्यूनिक्स आ जाता है। उसका असली रूप देखने के बाद हमारा ज़ोंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वो ब्लैक फ्यूनिक्स अपने ब्लैक फायर का इस्तेमाल करते हुए हमारे ज़ोंग के ऊपर हमला कर देता है। वो हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जमीन भी टुकड़े टुकड़े में बटने लगती है। उस ब्लैक फ्यूनिक्स की पावर देखने के बाद जो सिस्टम है वो भी हमारे ज़ोंग को वार्निंग देते हुए उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर जो थंडर का हमला किया था ये पावर उससे भी कई गुना ज्यादा है। इसे सुनने के बाद जो ज़ोंग है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी हमें उस ब्लैक फ्यूनिक्स को दिखाया जाता है जो कि अपने फायर से हमारे ज़ोंग को पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हमारा ज़ोंग छलांग लगाते हुए उस डेमन एम्परर
एम्परर के बॉडी को छूने की कोशिश करने लगता है और आखिर में उसकी एक उंगली उस बॉडी को छू जाती है। जैसे उसकी उंगली उस बॉडी को छूती है वैसे हमा जोंग चिल्लाते हुए सिस्टम से कहता है कि जल्दी से उसे एब्जॉर्ब करो। तभी हमें उस ब्लैक फिनिक्स की ब्लैक फायर को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे कर हमारे जोंग को अपने अंदर खींच रही होती है। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें लिटिल मून को दिखाया जाता है जिसने की टीचर मेंग और वो दूसरा स्टूडेंट होता है उसे सही सलामत उस जंगल से बाहर लेकर आ चुकी होती है, लेकिन उसे भी उस ब्लैक फिनिक्स का ऑरा थोड़ा सा महसूस हो जाता है, जिसे महसूस करने के बाद वो कहती है कि ये कितना ज्यादा पावरफुल ऑरा है। उस ऑरा को महसूस करने के बाद हमारे लिटिल मून को हमारे जोंग की कुछ ज्यादा ही फिक्र होने लगती है। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें फिर से जोंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो जो ब्लैक फायर है उस ब्लैक फायर ने हमारे जोंग को पूरी तरह से जकड़ रखा होता है और धीरे धीरे कर उसे जला रही होती है। तभी जो ब्लैक फिनिक्स है वो अपने ब्लैक थंडर का इस्तेमाल करते हुए हमारे जोंग के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे देखने के बाद जो सिस्टम है वो भी हमारे जोंग को वार्निंग देने लगता है। फिर जो ब्लैक फिनिक्स है वो हमारे जोंग से कहता है कि तुम अगर मेरे हेवनली थंडर से हिट हो गए तो तुम फिजिकली और मेंटली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाओगे। फिर हमें जोंग को दिखाया जाता है जो कि उस ब्लैक थंडर में कवर हो जाने की वजह से वो अपने पूरी तरह से फिजिकल पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होता है, बल्कि वो उसके सामने काफी ज्यादा कमजोर पड़ रहा होता है, जिसके वजह से उसे लगने लगता है कि क्या मैं अब सच में मरने वाला हूँ। फिर हमारे जोंग को उन सारे लोगों की याद आने लगती है जिसकी कि वो फिक्र करता है या फिर उनसे प्यार करता है, उसके माता पिता, उसकी मेड और साथ ही में उसके पास्ट लाइफ के भी पेरेंट्स को उसकी याद आने लगती है, जहाँ पर पास्ट लाइफ की मदर उसे कहती है कि तुम मरना मत, तुम्हें जिंदा रहना होगा। उन सारे लोगों को उनके बातों को याद करने के बाद हमारा जोंग फिर से अपनी आंखें खोलते हुए उस ब्लैक थंडर को रेजिस्ट करने लगता है। जोंग को इस तरह से उस ब्लैक थंडर के अंदर रेजिस्ट करता हुआ देखकर ब्लैक फिनिक्स उससे कहता है कि स्ट्रगल करना बंद करो, तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारे एलियन इमॉर्टल सेट को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इतना कहने के साथ वो ब्लैक फिनिक्स अपने और भी ज्यादा ब्लैक थंडर को रिलीज करते हुए जोंग से कहता है कि तुम्हारे मास्टर, तुम्हारे फेलो डिसाइपल्स, यहाँ तक कि तुम्हारे फ्रेंड सारे के सारे मेरे हाथों द्वारा मारे जाएंगे। ये सुनने के बाद हमारे जोंग को उसके सारे दोस्तों के बारे में, यहाँ तक कि उसकी सेट के बाकी के लोगों के बारे में याद आने लगता है, जिसके वजह से उन्हें बचाने के लिए उसके अंदर और भी ज्यादा मोटिवेशन आने लगती है और भी ज्यादा उस थंडर को रेजिस्ट करने लगता है। उस थंडर को रेजिस्ट करते हुए वो कहता है कि मुझे जिंदगी जीने में काफी ज्यादा हार्ड लग रही थी, लेकिन मुझे कुछ ऐसे दोस्त मिले जो कि मेरी परवाह करते हैं, जो कि मुझसे प्यार करते, तो फिर मैं आखिर उन्हें फिर से कैसे खो सकता हूँ। इतना कहने के साथ ही और भी ज्यादा उस थंडर को रेजिस्ट करने लगता है। जैसे जैसे हमारा जोंग उस थंडर को रेजिस्ट कर रहा होता है वैसे वैसे उसके जो फिजिकल वैल्यू है वो भी बढ़ती जा रही होती है। हमारे जोंग को और भी ज्यादा पावर लगाते हुए उस ब्लैक थंडर को रेजिस्ट करता हुआ देखकर वो ब्लैक फिनिक्स भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर से वो अपने फुल पावर को रिलीज करते हुए अपने और भी ज्यादा पावरफुल ब्लैक थंडर को हमारे जोंग के ऊपर बरसा देता है। लेकिन हमारा जोंग भी उस ब्लैक थंडर को रेजिस्ट करते हुए कहता है कि मुझे इसे सहन करना ही होगा। और उस ब्लैक थंडर के वजह से हमारे जोंग के बॉडी की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि उसके ऊपर जो चमड़े हो पूरी तरह से गायब हो जाएगी और उसके ऊपर सिर्फ हड्डियां ही बचेगी। लेकिन जैसे जैसे जोंग उस थंडर को सहन कर रहा होता है वैसे वैसे उसकी फिजिकल वैल्यू बढ़ते हुए आखिरकार उसकी फिजिकल वैल्यू 100 पर पहुंच जाती है, जिसके वजह से जो सिस्टम को अपग्रेड करने वाली कंडीशंस थी वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। फिर हमें थंडर के इम्पैक्ट के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें जोंग को नहीं दिखाया जाता, लेकिन जैसे ही धुआं क्लियर हो जाता है वैसे हमें जोंग को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल सही सलामत होता है। तभी जोंग को सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारा लेवल अप हो चुका है और तुम अब मसल कल्टीवेशन के एडवांस स्टेज पर पहुंच चुके हो। हमारे जोंग को जिंदा देखने के बाद वो जो ब्लैक फिनिक्स है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हमारे जोंग से कहता है कि आखिर क्यों तुम अभी तक मरे नहीं हो, और साथ ही में ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो फिजिकल बॉडी वो भी एनहेंस हो चुकी है। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, भले मुझे तुम्हें मारने के लिए मेरे सोल को भी डिस्ट्रॉय करना पड़े तब भी मैं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें आज यहीं पर जान से मार दूंगा। इतना कहने के बाद जो ब्लैक फिनिक्स है और भी ज्यादा अपने पावर को रिलीज करने लगता है। फिर जो सिस्टम है वो हमारे जोंग से कहता है कि तुम्हारा लेवल अप हो चुका है और तुम नए स्टेज में पहुंच चुके हो, जिसके वजह से तुम्हें रिवॉर्ड में मिलने वाले जो मूव्स है यानी कि जो टेक्निक्स है वो तुम्हारे ब्रेन में एंटर की गई है। जो नए टेक्निक्स या फिर नए मूव्स है वो तुम्हारे वर्कआउट के लिए काफी ज्यादा अच्छे है, लेकिन साथ ही में उनका जो इफेक्ट है वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है और जो कि तुम्हारे बॉडी के अंदर अभी भी उस पोशन का इफेक्ट है। तो फिर चलो इन्हें में कि हम साथ में मिलकर बैंड बजाते हैं। ये सुनने के बाद जोंग भी तैयार होते हुए काफी ज्यादा खतरनाक स्टांस लेते हुए उस ब्लैक फिनिक्स के ऊपर हमला करने के लिए उसके तरफ बढ़ जाता है और जोंग को अपने
अपने ऊपर हमला करता हुआ देखकर वो ब्लैक फ्यूनिक्स भी हमारे जोंग के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। और उन दोनों का हमला जब आपस में टकरा जाता है तो उन दोनों का हमले का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि आसपास की जो जमीन है वो भी तबाह होती जा रही होती है। उनके हमले का टकराव और उनके हमले के पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो हमला स्पेस में भी दरारें ला देता है। फिर हमें 1 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो जो माउंटेन गार्डियन क्लैन है उसका जो एंसेस्टर है वो वहां पर पहुंच जाता है और वहां पर की लड़ाई के जो निशान है उसे देखने के बाद कहता है कि यहाँ पर की जितनी भी जगह है वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। क्या ये लड़ाई सच में डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के कल्टीवेटर्स की थी? इतना कहने के बाद वो उस जमीन पर उतर जाता है, लेकिन जैसे वो जमीन पर उतर जाता है वैसे ही उसकी नजर वहां पर पड़े हुए डीमन एम्परर के बॉडी के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या डीमन एम्परर मारा गया है? और मैंने ऐसा सुना है कि इस जंगल के अंदर आने वाला आखिरी पर्सन वो यूलियन इमॉर्टल सेट का डिसाइपल है। क्या उसके पास सच में ऐसी स्ट्रेंथ थी कि वो डीमन एम्परर को भी मार सके? इतना कहने के बाद वो अपने डिवाइन सेंस का इस्तेमाल करते हुए वो आसपास की पूरी जगह को सेंस करने लगता है। उस पूरी जगह को सेंस करने के बाद उस एंसेस्टर को किसी का भी वहां पर महसूस नहीं होता और उसे लगने लगता है कि जो हमारा जुआंग है वो उस डीमन एम्पर के साथ लड़ाई करते वक्त मारा जा चुका है। और यही बात आकर वो बाकी के यूलियन इमॉर्टल सेट के डिसाइपल से कहते और ये बात सुनने के बाद जो लिटिल मून है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती और कहती कि क्या सच में जोन मारा गया है? और वो पूरी तरह से दुखी होते हुए उस एंसेस्टर से कहती है कि मुझे इसके ऊपर भरोसा नहीं है, वो कितना ज्यादा पावरफुल था, आखिर वो कैसे मर सकता है, वो मरा नहीं होगा। ये सुनने के बाद एंसेस्टर लिटिल मून से कहता है कि मैंने अपने डिवाइन सेंस का इस्तेमाल करते हुए पूरे एरिया को चेक किया है, लेकिन मुझे वहां पर किसी का भी ऑरा डिटेक्ट नहीं हुआ। और यही बात सुनने के बाद जो टीचर मेंग है वो अपने मन में कहती है कि फाइनली वो मारा गया, लेकिन वो मरने के बावजूद भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने कुछ खो दिया है। हालांकि मुझे उससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी और मैं उसे मारना चाहती थी, लेकिन उसके बिना मैं उस स्नेक किंग से नहीं बच पाती और मैं वहीं पर ही मारी जाती। और हमें लिटिल मून को दिखाया जाता है जिसको कि काफी बड़ा सदमा लगा होता है और वो बौखलाते हुए उस एंसेस्टर से कहती है कि ये नहीं हो सकता, तुम्हारा डिवाइन सेंस खराब है, चलो चलकर वापस से देखते हैं कि तभी पीछे से कोई आकर उसके गर्दन के ऊपर हमला करते हुए उसे बेहोश कर देता है। वो हमारे टीचर मेंग होती है जो कि उस एंसेस्टर से कहते हैं कि जो जिंदगी और जो मौत है उसे हम कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जब मैं वापस जाऊंगी तब यूलियन इमॉर्टल सेट की जो मास्टर है उसे मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। और हमें एंसेस्टर को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से अफसोस मनाते हुए कहता है कि हमने एक अच्छे से जीनियस को खो दिया है जो कि डीमन एम्परर को भी मार सकता था। फिर वहां से सीन चेंज होकर मुझे बैटल फील्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लैक फ्यूनिक्स और हमारे जोंग के बीच में लड़ाई हुई थी। तभी हमारा जोंग बेहोशी से जागने लगता है और जागते हुए कहता है कि मेरा सर काफी ज्यादा दर्द कर रहा है, ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी के अभी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तभी उसकी नजर ब्लैक फ्यूनिक्स के ऊपर पड़ जाती है जो कि धीरे धीरे कर गायब हो रहा होता है। तभी उसकी नजर भी हमारे जोंग के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद हमारे जोंग से कहता है कि अगर मेरे पास किसी भी तरह की फिजिकल बॉडी नहीं होगी तो मैं मारा जाऊंगा। उस ब्लैक फ्यूनिक्स को जिंदा देखने के बाद हमारा जोंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम अभी तक मरे नहीं हो? फिर जोंग उसे ब्लैक फ्यूनिक्स के सामने बैठते हुए उसे कहता है कि क्या तुमने मुझे धमकी नहीं दी थी कि मैं तुम्हारे यूलियन इमॉर्टल सेट को पूरी तरह से तबाह कर दूंगा? अगर मैंने तुम्हें बचा लिया तो ये वैसा ही होगा जैसे कि मैं फिर से शेर के पिंजरे में जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद वो जो ब्लैक फ्यूनिक्स है वो हमारे जोंग से कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता, अगर तुम मुझे बचाते हो तो मैं हेवंस की कसम खा के कहता हूँ कि मैं आपसे तुम्हारा नौकर बन के रहूंगा और जो कुछ भी तुम मुझे करने के लिए कहोगे वही मैं करूंगा। ये सुनने के बाद जोंग भी ये सोचने लगता है कि अगर मुझे ब्लैक फ्यूनिक्स एक पालतू जानवर की तरह मिलेगा तो ये काफी अच्छा रहेगा। इतना सोचने के बाद वो ब्लैक फ्यूनिक्स से कहता है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बचाऊंगा, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए मुझे क्या करना होगा? ये सुनने के बाद वो ब्लैक फ्यूनिक्स हमारे जोंग से कहता है कि बस तुम्हें एक डेमन बीस्ट को मारकर यहाँ पर लेकर आना होगा ताकि मैं उसके बॉडी का इस्तेमाल करूँ। तुम जितने हायर लेवल के डेमन बीस्ट को यहाँ पर लेकर आओगे उतना ही अच्छा होगा। डेमन बीस्ट का नाम सुनने के बाद जो जोंग है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि तभी सिस्टम को उसे नोटिफिकेशन आता है कि उस लिक्विड को पीने की वजह से काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हो, इसलिए तुम जितना फाइट को अवॉइड करोगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। ये सुनने के बाद जोंग भी अपने आप को चेक करते हुए कहता है कि हाँ मैं चारों तरफ से अपने आप को कमजोर फील कर रहा हूँ, इसलिए मेरे सामने अगर थर्ड लेवल वाला डिमोनिक बीस्ट भी आ जाए तब भी उसे हराना मेरे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। फिर जोंग इधर उधर देखते हुए कहता है कि अच्छा रहेगा कि मुझे इधर ही आसपास कोई डिमोन बीस्ट मिल जाए। फिर वो ब्लैक फ्यूनिक्स हमारा जोंग से भीख मांगते हुए उससे कहता है कि मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, जल्दी से जल्दी मेरे लिए एक बॉडी को लेकर आओ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं ज्यादा देर तक अपने आप को नहीं बचा पाऊंगा। ये सुनने के बाद जोंग वहां पर कुछ सोचने लगता है, तभी उसे एक आइडिया आ जाता है। आइडिया आ जाने के बाद वो जल्दी से सिस्टम से किसी चीज को बाहर निकालते हुए उस ब्लैक फ्यूनिक्स के सामने डाल देता है। उस चीज को बाहर निकालने के बाद जोंग उस ब्लैक फ्यूनिक्स से कहता है कि इसका इस्तेमाल करो और
आते में वो अपने मन में कहता है कि ग्रैंड एल्डर का मिशन कंप्लीट करने के बाद जो सिस्टम है उसने मुझे हाई क्वालिटी का प्रोटीन रिवॉर्ड में दिया था, लेकिन अफसोस की बात है कि मैं इसे खा भी नहीं पाया। उस चीज को देखने के बाद जो ब्लैक फ्यूनिक्स है वो पूरा सदमे में जाती है। वे हमारे ज़ोंग से कहता है कि मैं एक मैजेस्टिक एंशिएंट ब्लैक फ्यूनिक्स, आखिर में इस तरह की चीज को अपने होस्ट के तौर पर कैसे ले सकता हूँ। ये कोई बॉडी नहीं है, ये सिर्फ एक चिकन है जिसके के पूरे पंखों को निकालकर उसे कुक करने के लिए तैयार किया गया है। और हाँ, सच्ची में वो एक चिकन ही होता है। ये सुनने के बाद ज़ोंग है वो उस ब्लैक फ्यूनिक्स से कहता है कि अभी के लिए मेरे पास बस यही चीज है, अगर तुम इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो करो या फिर मत करो, ये सब तुम्हारे ऊपर है। ये सुनने के बाद ब्लैक फ्यूनिक्स ज़ोंग को कुछ भी नहीं कह पाता और काफी तेजी के साथ उस चिकन के अंदर जाते हुए चिकन के बॉडी के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लेता और खड़ा होते हुए कहता है कि ब्लैक फ्यूनिक्स वापस आ चुका है। और बस इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। और इसके चैप्टर्स भी, जितने चैप्टर्स यहाँ पर रिलीज हुए थे उन सारे चैप्टर्स को मैंने 2 वीडियोस में कवर कर लिया है। जैसे इसके आगे नए चैप्टर्स आ जाएंगे और वीडियो बनाने लायक हो जाएंगे तब मैं वीडियो बनाकर आपके लिए लेकर आऊंगा। और बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते इसी वीडियो में। ओके बाय।